जगद्गुरुरमणिना अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नूतनजलधरुचरे तस्मै कृष्णाय नमः। नमस्तामि भस्य बीजाय। विश्वनाथ पंचानन भट्टाचार्य द्वारा विरचित न्याय सिद्धांत मुक्तावली का विचार करते हुए न्याय सिद्धांत मुक्तावली में साधर्म्य वैधर्म्य इस प्रकरण को हम देख रहे थे। इसमें कल आत्मा और आकाश इन दोनों का अव्याप्त वृत्ति विशेष गुणवत्व और क्षणिक विशेष गुणवत्व यह साधन में बताया। आज रूप पृथ्वी आप और तेज इनका साधर्म्य बताएंगे और पृथ्वी और जल इनका साधर्म्य बता करके पृथ्वी और तेज का भी साधर्म्य प्रस्तुत में बताने जा रहे हैं। तो देखिए श्लोक रूपद्रवत्व प्रत्यक्ष योगिना प्रथमाश्रयः गुरुणी द्वे रसवती द्वयोर्नैमित्तिको द्रवः। देखिए प्रथमाश्रयः रूपद्रवत्व प्रत्यक्ष योगिना। प्रथमाश्रय माने पहले तीन। कौन कौन? पृथ्वी आप और तेज। इनमें क्या साधारण समान धर्म है? तो कहा रूपवत्वम एक, दूसरा द्रवत्ववत्वम और तीसरा प्रत्यक्षवत्वम। प्रत्यक्ष विषयत्वम चलेगा, कोई समस्या नहीं। देखो तीन रूप वाले हैं, समझ में आता है? रूपवत्व तीन में है, पृथ्वी का रूप है, जल का भी रूप है और तेज का भी रूप है। तो तीनों में रूपवत्व समान है। हो गया एक। दूसरा द्रवत्व। देखो रूपम वत्वम ये साधन है। दूसरा द्रवत्व वत्वम। तीनों में द्रवत्व वत्व है, अर्थात तीनों द्रव पदार्थ है, तीन में द्रवत्व रहता है। जल में तो द्रवत्व सरल है, कोई बताने की आवश्यकता नहीं। पृथ्वी में भी द्रवत्व रहता है और तेज में भी द्रवत्व रहता है। कैसे? पृथ्वी देखो, आप लोहा वगैरह कौन है? पृथ्वी। इसको आग तीव्र देने से क्या होता है? द्रवीभूत होता है कि नहीं? तो द्रवत्व पृथ्वी में भी है।
इसके बाद चलो तेज, तेज में सोना, सोना तेज है तो सोना भी आग से पिघल जाता है कि नहीं? तो द्रवत्व पृथ्वी में है, लोह इत्यादि में, द्रवत्व जल में है, पानी में तो स्पष्ट है, और द्रवत्व तेज में है, सुवर्ण ये तेज है उसमें भी द्रवत्व है। हो गया? तो द्रवत्व वाले तीन हो गए, तो तीनों का साधारण एक रूपवत्व, दूसरा द्रवत्ववत्व, और तीसरा प्रत्यक्ष योगित्व यानी प्रत्यक्ष विषयत्व। प्रत्यक्ष के विषय ये तीनों में भी है, तीनों है, तो प्रत्यक्ष विषयत्व तीनों में रहता है। तो देखो पृथ्वी को हम नेत्र से प्रत्यक्ष देख सकते हैं, जल को भी प्रत्यक्ष देख सकते हैं, और पृथ्वी तेज को भी प्रत्यक्ष देख सकते हैं। ठीक ना? प्रत्यक्ष विषयत्व इन सभी में रहता है। ठीक हो गया? अच्छा, अब हम लोग आगे चलते हैं इसकी टीका में। इस नहीं, गुरुनी द्वे, दो गुरु है, गुरु माने भारी है ना? कौन कौन? पृथ्वी और जल, दोनों भी। इसमें देखो गुरुत्व एक नहीं, इसलिए पीछे नीचे आता है, इसमें गुरुत्व है। जो गुरु, जिसमें गुरुत्व रहेगा वह नीचे की ओर दौड़ता है, तो पृथ्वी में भी गुरुत्व है और जल में भी गुरुत्व है। समझ में आ गया ना? गुरुत्व वाले दोनों, गुरुत्ववत्व ये जल और तेज में है, तो पृथ्वी और जल में गुरुत्व वत्व दोनों में है। ठीक? इसके पश्चात द्वयोर नैमित्तिको द्रवा, दोनों में नैमित्तिक द्रवत्व रहता है। किन में? देखो दो, द्रवत्व तो तीन में रहता है, लेकिन एक में सांसिधिक द्रवत्व है और दोनों में नैमित्तिक द्रवत्व है। सांसिधिक अर्थात स्वभाव सिद्ध, जल में द्रवत्व है लेकिन कैसा है? स्वभाव सिद्ध। पानी को पिघलाना नहीं पड़ता, पानी स्वयं पिघला हुआ रहता है। गोठने के लिए नैमित्तिक कुछ ठंडी लगती है कि नहीं? पानी स्वयं पिघला हुआ है, उसके लिए कोई द्रवीभूत करने के लिए कोई किसी की आवश्यकता नहीं, स्वयं रहता है। लेकिन पृथ्वी को माने लोह इत्यादियों को और सोने को पिघलाने के लिए निमित्त लगता है, आग लगती है कि नहीं? तो उनमें किसी निमित्त से द्रवत्व है पृथ्वी में और तेज में, लेकिन जल में सांसिधिक द्रवत्व है, यह समझ लीजिए। एक नहीं? अब देखो, अब हम देखते हैं पुस्तक में, है कि नहीं? तो देखो टीका, क्या? हाँ, गुरुनि द्वे रसवती, द्वे दो रस वाले हैं, दोनों में रस रहता है। किसमें? पृथ्वी और जल में। पृथ्वी में 6 प्रकार का रस है और जल में मधुर रस है ना? तो जल, पृथ्वी और जल का दो साधर्म्य, गुरुत्ववत्व और रसवत्व। गुरुत्व वाला जल पृथ्वी और रस वाले जल पृथ्वी है। द्वयोर नैमित्तिको द्रवा, दोनों में नैमित्तिक द्रवत्व यही साधारण है। ठीक ना? दोनों में नैमित्तिक द्रवत्व साधर्म्य है। अच्छा, अब देखो आगे।
तेज में आएगा ना। हो बराबर। अब पृथ्वी अब तेजसाम, कौन कौन हो गए? पृथ्वी, तेज, हाँ? पृथ्वी जल तेज, पृथ्वी जल, पृथ्वी अब तेजसाम रूपवत्व, क्या साधारण है? दूसरा द्रवत्वत्वम, क्या साधारण है? तीसरा प्रत्यक्ष विषयत्वम च साधर्म्यम, प्रत्यक्ष विषयत्व साधर्म्य। हो गए रूपवत्व, द्रवत्वत्व और प्रत्यक्ष विषयत्व साधर्म्य होगा। ये जैसे पहले बताया था। न चक्षुरादीनां भर्जन कपालस्थ वह्नेः ऊष्मनश्च रूपवत्वे किं मानम इति वाच्यम। देखो एक देखा, दो है। वो पूछ रहे हैं महाराज चक्षु किसका कार्य है? चक्षु कौन है? तेज। तो देखो रूपवत्व रहना है तो सभी अग्नि में रहना चाहिए, रूपवत्व रहना है तो सभी जल में और सभी पृथ्वी में रहना चाहिए, तब उसका साधर्म्य हम बता सकेंगे। शंका करने वाला बोलता है न और वाच्यम के बीच में शंका है। शंका करने वाला बोलता है चक्षुरादि नाम, चक्षु इत्यादि हो गए। चक्षुरादि इंद्रिय कौन कौन? चक्षु, घ्राण और रसना, रसन इंद्रिय। कितने इंद्रिय बोलो? चक्षु, घ्राण और रसन। ध्यान दीजिए ये तीन इंद्रियों में रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? चक्षु दिखती है क्या? नहीं, गोलक दिखता है। चक्षु कृष्ण तारा के अंदर रहती है तो चक्षु दिखती नहीं। घ्राणेन्द्रिय दिखता है क्या? ये नाक दिखता है, घ्राणेन्द्रिय नहीं दिखता। जिह्वा दिखती है, उसमें रसनेन्द्रिय हमें नहीं दिखता, उसमें भी रूप है, इसमें क्या प्रमाण है? पूछा। दूसरा भर्जन कपालस्थ वल्ली, देखो तवा होता है ना अपना, भर्जन बासने का कपाल, अथवा पूर्व काल में मटके के रहते थे, आज तवा है लोहे का। उस बाजने के कपाल में रहने वाले जो वन्नी है, वन्नी है कि नहीं उसमें? उसमें रूप है, इसमें क्या प्रमाण? दिखता है क्या लाल वन्नी का रूप वहां पर? नहीं, तभी का रूप दिखता है। कितना भी हम रोटी भाजते हैं तभी का रूप दिखता है ना, उसमें वन्नी का रूप दिखता है क्या? तवा तो पृथ्वी है। तीसरा जो गर्मी होती है उष्मा, अभी देखो कभी कभी गर्मी लगती है, ग्रीष्म काल में बहुत गर्मी रहती है, उस गर्मी का कोई रूप है क्या? गर्मी तो वन्नी है ना, तेज है ना, उसमें रूप है, इसमें क्या प्रमाण है बताओ? क्या प्रमाण है? इति वाच्यम, तो सिद्धांत करें न वाच्यम, ऐसे तो नहीं प्रमाण नहीं पूछना चाहिए। क्यों? उत्तर दे रहे हैं तत्रापि तेजस्त्वादिना रूपानुमानात्, कहते वहां पर तीनों जगह पर भी, चक्षु में, तवे में, गर्म तवे में और गर्मी में भी रूप का अनुमान होता है। कैसे? कहा? तेजस्त्व हेतु से। किस हेतु से? तेजस्त्व तेजस्त्व हेतु यहाँ पर लगा करें, तेजस्त्व हेतु से उनमें भी रूप का अनुमान होता है। देखो
अब हम एक अनुमान करते हैं। चक्षु लिख सकते हो, नहीं तो ये होगा भी पता नहीं। चक्षु एक रूपवत तेजस्वात, ठीक ठीक है, लिखा है। चक्षु रूपवत तेजस्वात प्रदीप, है ना, प्रदीपवत, जैसे प्रदीप तेज है तो प्रदीप तेज है कि नहीं, दीवा, उसमें तेजस्व होने से रूप वहां पर है। उसी तरह चक्षु में भी तेजस्व हेतु रहता है तो उसमें रूप की सिद्धि हो जाएगी। दूसरा दिया है भर्जन कपालस्थ वन्य ही रूपवान तेजस्वात विद्युतवत। तो तेजस्व हेतु से उन सभी में उष्मवन रूपवत तेजस्वात प्रभावत, जिसमें तेजस्व हेतु जहाँ जहाँ रहेगा उनमें रूपत्व की सिद्धि हो जाएगी, इसलिए कोई दोष नहीं है। सिद्धांत ने लिखा एवं इसी प्रकार वायवानित पृथ्वीद जल तेजो भागानाम अपि पृथ्वीत्वादिना रूपानुमानम बोध्यम। कभी कभी क्या होता है जानते हो, दो वायु आ गई, उधर पुष्पक है, पुष्प के द्वारा पृथ्वी के कण इधर आ गए, आते हैं ना, तो नाक में गंध आता है, वो पृथ्वी के कण है, गंध तो पृथ्वी में है, तो वो दिखता तो नहीं, रूप तो नहीं दिखता, लेकिन उसमें रूप का अनुमान होता है। कैसे? पृथ्वीत्व हेतु से। तो देखो वायुवानित पृथ्वी कणाः रूपवन्तः, क्यों? पृथ्वीत्वात्, जहाँ जहाँ पर पृथ्वीत्व हेतु रहता है वहाँ वहाँ पर क्या रहता है? रूप रहता है। क्या रहता है? रूप रहता है। तो पृथ्वीत्व हेतु पृथ्वी के कण में भी रह गए, उसमें भी रूपत्व रह गया। ठीक। उसके पश्चात हम चलेंगे आगे। वायु के कण, उसके द्वारा जल के भी कण ठंडी लगती है ना, जल के भी कण उड़ते हैं ना, दिखती नहीं है लेकिन ठंडी तो लगती है। तो उसमें भी जलत्व हेतु से हमें क्या करना है? रूप का अनुमान करना है, ये ध्यान दीजिए। ये लिखा एवं वायवानित पृथ्वी जल और तेजों के भागों में भी पृथ्वीत्व इत्यादि हेतु से रूप का अनुमान समझना चाहिए। वो अनुमान नीचे दिए हुए टीका में, देखो आगे। द्रवत्ववत् वृत्ति द्रवत्व व्याप्य जातिमत्वस्य न च घटादौ द्रुत्व स्वर्णादि भिन्ने तेजसी च द्रवत्व वत्वम अव्याप्तम। ये कहते ठीक है, रूपवत्व ठीक है, अब हम द्रवत्व में द्रवत्व इसमें हम अव्याप्ति देंगे। कैसे? कहते हैं द्रवत्व वत्व बोलो, नहीं तो द्रवत्व बोलो, सीधा लखो द्रवत्व सागर में क्या कहेंगे? द्रवत्व। तो कहते हैं द्रवत्व पृथ्वी में, सकल पृथ्वी में रहना चाहिए कि नहीं? सकल तेज में रहना चाहिए कि नहीं? देखो द्रवत्व सकल पृथ्वी में नहीं रहता, द्रवत्व सकल तेज में नहीं रहता, उसमें अव्याप्त हो गया ना। घट कभी पिघलता है? पिघलता है? देखा कभी पिघलते हुए घट? नहीं ना। तो उसमें द्रवत्व रहा क्या? नहीं रहा, छोड़ो। दूसरा द्रुत स्वर्णादि भिन्न तेज आग है। आग तो तेज है ना, लकड़ी से जलाते हुए आग, वो पिघली हुई है क्या? हाँ,
उसमें तो भी तो लक्षण नहीं गया तो अव्याप्ति हो गई कि नहीं? तो वारण करना पड़ेगा। तो कहते हैं देखो हम यहाँ पर ऐसा करेंगे क्या, द्रवत्ववद वृत्ति, इसमें द्रवत्ववद, द्रवत्ववद, तो देखो द्रवत्ववद कौन कौन हो गए? पृथ्वी माने लोह ले लेते हैं, पृथ्वी, जल और सुवर्ण। लो तो तेज में आए नहीं, अष्टलोह आणि कथन लोह है वो लेकिन तेज नहीं है, तेज सोना केवल तेज में आता है, सुवर्ण आता है, वो धातु है, धातु उतने हैं लेकिन वो लोह पृथ्वी में आता है। तो देखो तेज, देखो तेज वही होता है जो आग से न जले, आग से जो जलता है वह तेज नहीं है। आग से केवल क्योंकि आग अग्नि को नहीं जलाती, स्वयं स्वयं को नहीं जलाता, सोने को आग नहीं जलाती, सोना थोड़ा भी कम नहीं होता और दूसरे जलते हैं। हाँ, लोह जलता है, आग नहीं जलती, सोना नहीं जलता, कम थोड़ा भी नहीं होता आपको सोना। कोई बोलता होगा फिर सुवर्ण भस्म कोई धातु इत्यादि विषय होगा, केवल आग नहीं जलाती है ना, ये ध्यान दीजिए। द्रवत्ववत् लोह, जल और सुवर्ण है ना, उसमें रहने वाली इन तीनों में रहने वाली द्रव्यत्व व्याप्य जाति, कौन सी लेनी है? द्रव्यत्व की व्याप्य जाति। आपको पता है द्रव्यत्व की व्याप्य जाति कौन कौन है? कौन कौन है? पृथ्वीत्व, जलत्व, तेजस्व, वायुत्व इत्यादि है कि नहीं? लेकिन द्रवत्व हो गए लोह, जल और सुवर्ण, इनमें रहने वाली द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन है? द्रव्यत्व व्याप्य जाति लेने तो कभी भी हम पृथ्वी ये नौ को भी लेंगे, दूसरों को ले नहीं सकते। लोह में रहने वाली द्रव्यत्व व्याप्य जाति पृथ्वीत्व, लोह में रहने वाली द्रव्यत्व व्याप्य जाति कौन है? पृथ्वीत्व। जल में रहने वाले द्रव्यत्व व्याप्य जाति जलत्व, और सुवर्ण में रहने वाली द्रव्यत्व व्याप्य जाति तेजस्त्व, तेजस्त्व। और द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत के पृथ्वीत्व वाली कौन हो गए? सकल पृथ्वी, घट वगैरह भी होगा तो उसमें लक्षण जाएगा। जलत्व वाला पूरा जल और तेजस्त्व वाला पूरा तेज, इसलिए लिखा द्रव्यत्ववद वृत्ति, द्रव्यत्व वालों में रहने वाली द्रव्यत्व व्याप्य जाति और द्रव्यत्व व्याप्य जाति वाले पदार्थ है ना। तो क्या हो गया? द्रव्यत्व व्याप्य, द्रव्यत्ववद वृत्ति, द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्वस्य विवक्षितत्वात्, यही हमें विवक्षित है, ठीक ना। अब और एक लेते हैं घृत। देखो घृत, जतु प्रवृत्तिषु पृथ्वीषु, घृत, घृत देखा, घृत पृथ्वी, यहाँ घी को पृथ्वी का है। घृत, जतु लाख, इत्यादि प्रवृत्ति माने इत्यादि, प्रवृत्ति का अर्थ है इत्यादि पृथ्वी में द्रवत्व रहता है, जल में द्रवत्व रहता है निश्चित ही। द्रुत सुवर्णादौ तेजस्वी, द्रुत सुवर्ण माने पिघला, द्रुत माने पिघला हुआ, पिघला हुआ सुवर्ण आदि तेज में क्या रहता है? द्रवत्व रहता है। द्रवत्व सत्वात्, है कि नहीं? उनमें द्रवत्व होने से, तत्र च, और उन्हीं में
द्रव्यत्व प्रजाति कौन है? पृथ्वीत्वादी सत्वाद। पृथ्वीत्वादी या द्रवत्व प्रजाति होने से तद आदाय पृथ्वीत्वादी को लेकर सर्वत्र लक्षण समन्वय, सभी जगह पर लक्षण का समन्वय होता है, कहीं भी दोष नहीं आता। तो तीसरा बोलते हैं महाराज प्रत्यक्ष विषयत्व। प्रत्यक्ष विषयत्व पृथ्वी जल तेज में तो है, लेकिन उनके ध्यान दे दो परमाणु में प्रत्यक्ष विषयत्व नहीं है। देखो ये क्या है ना, ये लौकिक है जो हम देख रहे हैं ना, ये हमें ये ऐसा नहीं है कि बहुत कोई टेढ़ा है और टेढ़े की टिड़की है, ये हमारे व्यवहार की बात हमें समझा रहा है। ये वैज्ञानिकों के लिए तो बहुत अपेक्षित होता है, वो परमाणुओं के विषय में चिंतन करते हैं, एक एक परमाणुओं को जोड़कर। देखो एक जीव है, हम जीव प्रयोग कर लेते हैं, उसमें क्या डाला होगा कि इतना कुछ केवल इतने कारण में बैठता है। आप तो दिमाग को लगा, हम तो केवल बाह्य स्थूल का विचार करते हैं, कितना उन्होंने ये किया। देखो आप यहाँ पर इतना ये यंत्र रखा है और यहाँ से इससे बोलते हो तो वहां तक हमारा कनेक्ट साक्षात हम देख कर बोल सकते हैं। क्या डाला होगा विचार करो, हम तो कुछ भी नहीं करते। देखो पूर्व लोक में हम एक दूसरे से साक्षात यहाँ से बोले तो वहाँ इतना संबंध था, दूर का सुनते थे। आज भी तो दूर के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य से हम दूर का सुनते हैं। समझो ये टेक्नोलॉजी एक काल में सब नष्ट हो गई, तो यही इतिहास आगे बनेगा। पूर्व के लोग इस ऐसे एक कुछ यंत्रों से बात करते थे। आज हम प्रत्यक्ष है तो हमको उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन शोध तो देखो ना, ये इतने किधर का कोई भी आदमी कहाँ भी बोल सकता है, कहाँ भी कर सकता है। देखो प्रज्ञान रोवर वहां पर भेज दिए वो यंत्र, और यहाँ से उसके साथ संपर्क में रहकर उससे क्रिया करवा रहा है आदमी, तो माध्यम से करे तो कैसा होता है। इसलिए ये एक लॉजिक है, ये अपना शास्त्र भी एक यंत्र के विज्ञान ही है। इससे तो आगे चलते हम थोड़ा एक शब्दों से हम पीछे हैं, हमको तो ये समझने में भी रुचि नहीं है। कभी कभी समझना चाहिए और हमें भी शास्त्रों के अंदर खोज करनी चाहिए, तभी हम कुछ कर पाएंगे ना। हम तभी सार्थकता है ना। वही पहले से आ रहा है, ढाबा चल रहा है, पहले से आ रहा है, उन्होंने शोध किया है ऋषि मुनियों ने, आगे कुछ हम करें तो हम तो उनको नहीं समझ रहे हैं, तो आगे कैसे होगा। ध्यान देकर एकाग्रता से देखिए आगे। और उन्होंने भी शोध लगा इससे ही। सीमेंट का एक संहिता है, उसमें सीमेंट का शोध बताया है, सीमेंट कैसा बनाया जाए। संस्कृत ग्रंथों में प्रत्येक आप पढ़ेंगे ना, बहुत कुछ हम इससे ग्रंथों से निर्माण कर सकते हैं आज भी, और करने का सामर्थ्य हम लोगों में, लेकिन चिंतन करना पड़ेगा, उसमें लगना पड़ेगा। मीमांसादि ग्रंथ के पहले एक पृथक विद्वान थे, आज विद्वान नहीं रहे। केवल मीमांसा को जानना है ना, ये अर्थ से लेकर इति तक कुछ भी कहो, मीमांसा का विद्वान थे आपने, आज नहीं मिलते। न्याय में भी थोड़ा पड़ रहा है, क्योंकि पूरा उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। वेदांत हो, अर्थ से लेकर इति तक कुछ भी पूछो तो वेदांत को बताना चाहिए, बताना आना चाहिए। वैसे सब शास्त्रों के ये अपनी धरोहर है भाई, ये धरोहर है, उसका जतन करना हमारा कर्तव्य है। हम करें ज़्यादा, क्योंकि धरोहर को जतन करने के रखने के लिए हमें पूरा त्यागी बनना पड़ता है। त्याग करना पूरा नहीं,
बड़े बड़े लोगों ने भी त्याग किया तभी तो कुछ कर सके। तो देखिए, अब देखिए आगे कहते न च प्रत्यक्ष विषयत्वम परमाणुवादौ अव्याप्तम अतिव्याप्तंच रूपादौ इति वाच्यम। कहते प्रत्यक्ष विषयत्व, इसमें तो दो दोष आ गए, अव्याप्ति भी और अतिव्याप्ति भी। परमाणु में अव्याप्ति है क्योंकि परमाणु दिखते नहीं, और हम किसका करें? पृथ्वी आप तेज। रूप का तो साधारण में नहीं बता रहे, रूप गुण है, तो रूप प्रत्यक्ष का विषय होता है, तो अतिव्याप्ति हो गई रूप में और अव्याप्ति हो गई परमाणु में। इसका क्या वारण है? तो इसका वारण